रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना में जो संकरण के प्रकार पढ़े थे उसमें हमने अणुओं की संरचना के बारे में पढ़ा, लेकिन जो कुछ अणु होते हैं उनमें वैसी संरचना तो पाई जाती है, लेकिन बंध कोण है उसके मान के बदलने के कारण उनकी संरचना में भी परिवर्तन होता है। दो वैज्ञानिक थे, पहला सिज्विक और पावेल। उन्होंने 1940 में एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं संयोजकता कोश। उस सिद्धांत का नाम है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी भी कहते हैं। फिर से संयोजकता वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो अणु होता है वह न्यूनतम प्रतिकर्षण चाहता है और अपने कक्षकों के बीच अधिकतम स्थायित्व और कम ऊर्जा को चाहता है। लेकिन कुछ अणु जो होते हैं बनते हैं उसमें जिसमें संकरण हुआ रहता है परमाणु, उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन युग्म को या बंधी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण उस अणु में कुछ विकृति उत्पन्न होती है। इसे हम कुछ यौगिकों के बनने से समझ सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं अमोनिया का बनना। अमोनिया देखिए, अमोनिया इसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं तो 1s2 2s2 2p3 है। इसका जो आद्य अवस्था है इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, पहला दूसरा तीसरा। इसमें जो संकरण का प्रकार होता है, अगर हम इसमें संकरण देखते हैं तो sp3 संकरण अमोनिया में पाया जाता है। sp3 संकरण अगर पाया जाता है तो उत्तेजित अवस्था में यहाँ पे कोई भी कक्षक खाली नहीं है, सारे जितने भी कक्षक हैं सब आपस में 2s 2p x 2py 2pz आपस में मिलते हैं। 2s ये अब उत्तेजित अवस्था में भी इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा। उत्तेजित अवस्था में भी इनका यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा जैसे आद्य अवस्था में था। उसके बाद जब इसमें संकरण होता है तो संकरण में जो संकरित कक्षक है केवल मिलने का काम करते हैं। पहले संकरित sp3 संकरित कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक लोन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से अगर हम देखें इसके sp3 संकरित कक्षक को तो पहले sp3 संकरित कक्षक में लोन पेयर है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, दूसरे तीसरे और चौथे में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बोलते हैं sp3 संकरित कक्षा में चतुष्फल की संरचना बनेगी तो पहला कक्षक sp3, दूसरा sp3 कक्षक, तीसरा sp3 कक्षक और चौथा sp3 कक्षक। पहले sp3 कक्षक में लोन पेयर है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, या इसी को अनाबंधी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। दूसरे sp3 कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 1 है और चौथे में 1 है। अगर इनसे हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन इनके साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन का पहले के साथ साझेदारी करेगा, दूसरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा हाइड्रोजन साझेदारी करेगा, अतिव्यापन हो गया इसका, और तीसरे हाइड्रोजन का तीसरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन हो गया।
यहाँ पे एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। अब इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण को बताने से पहले हम ये जान ले कि किसी भी अणु में 3 तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, 3 तरह का इसमें प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन या तो अयुग्मित होता है या युग्मित होता है। इलेक्ट्रॉन कक्षक में या तो अयुग्मित होगा या युग्मित होगा, मतलब यह युग्म में होगा। जैसे ये युग्म में है, इसमें युग्म में है, कक्षक में 2 है, मतलब यह किसी तरह के बंध में भाग नहीं लेगा। इसको अनाबंधी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर भी कहते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन या इस कक्षक पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको हम स्पष्ट देख रहे हैं, इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, चूंकि ये एकल था, जिसको हम बंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो बंधी इलेक्ट्रॉन है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन में एक गुण होता है, ये ज्यादा स्थान को घेरने लगता है। इसका कक्षक अपने स्थान को बढ़ा देता है। स्थान को बढ़ाने के कारण ये बंधी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने लगता है, दूर हटाने लगता है। इसके कारण जो हटने के कारण ये अपना स्थान को बढ़ा रहा है, प्रतिकर्षण को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे जो पहले चतुष्फलकी संरचना में बंध कोण होना था 109 अंश 28 मिनट का, वह इस प्रतिकर्षण, कौन सा प्रतिकर्षण, जिसको हम लोन पेयर, बाउंड पेयर, लोन पेयर, बाउंड पेयर, बंधी अबंधी, लोन पेयर, बाउंड पेयर प्रतिकर्षण कहते हैं। उसके कारण ये जो बंध कोण है 109 अंश 28 मिनट का न रह के, क्योंकि अनाबंधी इलेक्ट्रॉन ने अपने स्थान को बढ़ा लिया है, तो यह एंगल जो होता है वह घट जाता है और यह कोण हो जाता है 107 अंश का अमोनिया में। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म था, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और तीनों ने सिग्मा बंध बनाया है। इसकी आकृति अब देखिए चतुष्फल की नहीं रह के कौन से आकार की होती है, पिरामिड के शेप की हो जाती है। इसकी आकृति अब चतुष्फल की नहीं है। तो हम अगर अमोनिया में लेते हैं संकरण, तो अमोनिया में कौन सा संकरण हुआ, sp3 संकरण। अमोनिया की संरचना में संकरण अगर हम लेते हैं तो sp3 संकरण था। अगर हम आकृति लेते हैं तो विकृति हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, लोन पेयर, जिसके कारण आकृति sp3 संकरण होते हुए भी चतुष्फल की न रह के पिरामिडीय हो जाती है, पिरामिडीय शेप जिसको हम कहते हैं। और इसमें कुछ ध्रुवंता का गुण भी आ जाता है। इसका कोण जो होना चाहिए sp3 संकरण के लिए हमने बताया कोण 109 अंश 28 मिनट का होता है, लेकिन चूंकि इसमें विकृति आ गई है लोन पेयर या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए इसका बंध कोण घट जाता है, 107 अंश का हो जाता है। और बंध की संख्या अगर देखते हैं तो बंध की संख्या 3 सिग्मा बंध या हाइड्रोजन के साथ, पहला, दूसरा और तीसरा 3 सिग्मा बंध बनाता है। इसमें S लक्षण और P लक्षण, S लक्षण आपका 25% होगा और P लक्षण 75% देखने को मिलता है। यह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या संयोजकता
कोश इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत के आधार पर इसकी संरचना को सिज्विक पावेल ने समझाया। इसी तरह से अगर हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं पानी का उदाहरण। पानी में भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है और इसमें px में और 2s में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें भी संकरण का प्रकार होता है sp3 संकरण। हम पानी में संकरण को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण होता है, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है अमोनिया और पानी में संकरण। तो दूसरा हम लेते हैं पानी में संकरण, H2O है पानी का सूत्र। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2 2s 2 2p x2 होता है 2p y 1 2p z1 होता है। गिन लीजिए 2 2 4 2 6 7 और 8, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे दूसरी कक्षा में 2s में हमको 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और 2px में भी हमको 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर इसका उत्तेजित आद्य अवस्था बनाते हैं, आद्य अवस्था या इसी को हम मूल अवस्था में लिखते हैं, तो मूल अवस्था में देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p x में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p z में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको उत्तेजित करना चाहें तो इसके पास कोई भी खाली कक्षक नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन कूद के जा सके। तो अगर हम इसकी उत्तेजित अवस्था लेते हैं, उत्तेजित अवस्था में भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको यही देखने को मिलेगा। उत्तेजित अवस्था के बाद अगर हम इसमें संकरण देखते हैं तो याद रखिएगा पानी में भी जो संकरण होता है उसका प्रकार होता है sp3। sp3 संकरण है, मतलब आपका एक 2s, एक 2px, एक 2py और एक 2pz आपस में संकरित हुए। अब इसको हम अलग अलग नाम ना देके sp3 संकरित कक्षक कहते हैं। ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, इनका 2s, 2px, 2py, 2pz नाम नहीं रहता, sp3 संकरित कक्षक ये कहलाते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म 1 है, एक दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तीसरे में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और चौथे संकरित कक्षक में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसके संरचना की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पे sp3 संकरण है तो फिर से 4 कक्षक बनेंगे। पहला कक्षक sp3 कक्षक, पहला sp3 कक्षक, बड़ा लोब एक छोटा लोब, दूसरा sp3 कक्षक, तीसरा sp3 कक्षक और हमने लिया यहाँ पे चौथा sp3 कक्षक। संरचना को देखने पे ये पता चल रहा है कि यहाँ चतुष्फलकी होगा। अगर हम इसमें अब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो देखिए 2 कक्षकों में, 2 संकरित कक्षकों में लोन पेयर है या युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये पहला युग्मित इलेक्ट्रॉन और दूसरे संकरित कक्षक में भी युग्मित इलेक्ट्रॉन भरा, बाकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक संकरित कक्षक में भरे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे भी VSEPR सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लगेगा। प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर यहाँ पे 2-2 लोन पेयर है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज्यादा यही प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण लोन पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा। यहाँ पे फिर देखिए युग्मित इलेक्ट्रॉन है और
और एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, अयुग्मित। तो यहाँ पे लोन पेयर प्रतिकर्षण है और यहाँ पे युग्मित और बंधित जो बंध बनाएगा वह इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण है। दो प्रतिकर्षण होने के कारण और दो लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे उसके द्वारा घेरा गया स्थान बढ़ जाता है, प्रतिकर्षण का मान भी बढ़ जाता है, जिसके कारण अब बंध कोण जो होना था 109 अंश 28 मिनट का जो sp3 संकरण में होता है वो बंध कोण यहाँ पे घट जाता है। दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अतिव्यापन करके कक्षक से, और दूसरा हाइड्रोजन भी इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन युग्मित करके हाइड्रोजन सिग्मा बंध बनाएगा। तो अगर हम पानी का स्ट्रक्चर लेते हैं, पानी की संरचना देखते हैं, तो पानी की संरचना में ऑक्सीजन इसके ऊपर दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पहला युग्मित इलेक्ट्रॉन और दूसरा युग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा है और यह कोण कम हो गया है क्योंकि प्रतिकर्षण बढ़ा है, इसने अपना स्थान बढ़ा लिया है। तो यह जो कोण होता है यह हो जाता है 104.5 अंश, जो कि अमोनिया से भी कम है। चूंकि अमोनिया में यह कोण था 107, वहां केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म था, यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी हो गई है, 2। तो प्रतिकर्षण और अधिक हो गया है तो ये कोण है वो और कम हो गया है। तो इस तरह से पानी को अगर आप ध्यान से देखिए तो इस तरह का शेप है और ये शेप कौन सा शेप कहलाता है, पानी को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस तरह का आकृति हमको दिख रहा है। इस आकृति को हम कौन सी आकृति बोलेंगे, वी शेप। वी की आकृति हमको इसमें दिखता है। होना कैसा था, चतुष्फल की, लेकिन वास्तव में ये दोनों के कारण इसका शेप कैसा हो गया है, वी आकार का। तो अगर हम इसका प्रकार लेना चाहें तो पानी में संकरण का प्रकार कैसा था, संकरण कैसा था, sp3। अगर हम इसकी आकृति देखें तो कैसी आकृति है इसकी, वी आकार का है। कैसे आकार का है, वी आकार का। अगर हम इसमें कोण निकालना चाहें तो कोण का मान आता है 104.5 अंश और इसमें बंध की संख्या है 2 सिग्मा बंध और S लक्षण देखें तो S लक्षण 25% है और P लक्षण 75% हमको देखने को मिलता है। तो ये पानी है, अमोनिया है, इनका आकार सामान्य रूप से चतुष्फल की नहीं होता। इसका कारण था कि जब किसी परमाणु में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला होता है युग्मित, इसको हम लोन पेयर कहते हैं या इसी को हम युग्मित कहते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम अनाबंधी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। और इस तरह के इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या इसी को हम कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या इसी को हम बंधी इलेक्ट्रॉन इसको हम कहते हैं। तो 3 तरह का इसमें प्रतिकर्षण होता है। पहला होता है बी बाउंड पेयर जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। दूसरा प्रतिकर्षण होता है एक लोन पेयर और एक बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में। पहला प्रतिकर्षण बाउंड पेयर बंध बनाने वाला इलेक्ट्रॉन और बाउंड पेयर दोनों बंधी इलेक्ट्रॉन के बीच में। दूसरा प्रतिकर्षण लागू होता है एक युग्मित
और एक अयुग्मित बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, और तीसरा तरह का प्रतिकर्षण जैसे इसमें दिख रहा है लोन पेयर और लोन पेयर। इसमें तीनों तरह का प्रतिकर्षण हम देख सकते हैं। जैसे ये दोनों बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन हैं तो ये बीपी बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा इसमें। दूसरा इसमें एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण हुआ। और तीसरा दोनों लोन पेयर है या युग्मित है तो इसको लोन पेयर प्रतिकर्षण या युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कहते हैं। इन तीनों में याद रखिएगा इस प्रतिकर्षण का मान सबसे कम होता है, इससे अधिक लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे अधिक प्रतिकर्षण होता है इसमें, और सबसे अधिक प्रतिकर्षण हमको लोन पेयर प्रतिकर्षण में देखने को मिलता है। कहने का मतलब लोन पेयर प्रतिकर्षण से आपका सबसे ज्यादा अणु में विकृति देखने को मिलता है। इसमें बंध कोण को कुछ और कारक प्रभावित करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु में संकरण था तो उसके आधार पर हम बंध कोण को बताए। अगर sp संकरण था तो हमने बोला 180 अंश है, sp2 था तो हमने बोला 120 है, और अगर sp3 है संकरण तो उसमें 109 अंश 28 मिनट होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे यहाँ पे देखने को मिला, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या भी क्या करती है, बंध कोण को प्रभावित करती है। जैसे मीथेन में कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं था, आपने कार्बन में देखा था तो वहां पे एंगल था या कोण था वो सामान्य था 109 अंश और 28 मिनट। लेकिन अब भी अमोनिया में देखा आपने, एक लोन पेयर था, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन था तो उसमें बंध कोण 107 अंश का हो गया। लेकिन अगर हम पानी में देखते हैं तो ऑक्सीजन में दो लोन पेयर थे तो वहां पे बंध कोण का मान और कम हो गया। कहने का मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बंध कोण को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता है, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, वो भी उसके बंध कोण को प्रभावित करती है। जैसे अमोनिया और PH3 NH3 और PH3 फास्जीन की बात करते हैं तो अमोनिया का होता है 107 अंश और फास्जीन का होता है 93.5 अंश। मतलब जैसे ही उसके विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है तो उसमें बंध कोण में भी क्या आ रही है, कमी देखने को मिलती है। उसी तरह से अगर उसके साथ जो जुड़ा है केंद्रीय धातु के साथ जो और यौगिक बंध बनाया और परमाणु बंध बनाया है उसकी विद्युत ऋणात्मकता में कमी अगर होती है, जैसे हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्लोरीन जुड़ जाए तो बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से आबंध कोण को कई कारक प्रभावित करते हैं। बॉन्ड पेयर या लोन पेयर की जो प्रतिकर्षण क्षमता है वो भी आपके संकरण के कोण को, आबंध कोण को प्रभावित करती है। संकरण का प्रकार भी बंध कोण को निर्धारित करता है। संयोजकता बंध सिद्धांत जो होता है उसने बहुत सारे अणुओं के बनने को समझाया संकरण के आधार पर, लेकिन उस सिद्धांत की कुछ कमियां भी थी। जैसे कुछ अणु जो होते हैं बहुत अधिक ध्रुवीय होते हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड Li2O, इसके बनने को वह नहीं समझा सकता। उसका समान भी पानी के समान, उसकी आकृति भी V आकार की होनी चाहिए, लेकिन वह समझाने में असमर्थ रहा। इसके अतिरिक्त ऐसे जो
परमाणु से अणु बना था जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, उसके बारे में भी यह व्याख्या नहीं कर पाया। उसी तरह से निष्क्रिय कुछ इलेक्ट्रॉन युग्म भी होते हैं किसी अणु में, उसके बारे में भी यह व्याख्या करने में असमर्थ रहा। आगे हम कुछ अणुओं की आकृति लेते हैं, जैसे हम कुछ अणु का बनना और देखते हैं। जैसे हम लेते हैं HF का बनना, H और F। इसमें HF के अणु को अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसमें 1s कक्षक होता है। कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यह हाइड्रोजन हुआ। अगर हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं तो फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p x2 2p y2 और 2pz1 होता है। ये क्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन जो है इसका मान लीजिए 2p x कक्षक हुआ। ये आपका क्लोरीन का 2p y है और ये आपका 2p z है। 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2p z में 1 इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करता है और यहाँ पे क्या बनाता है, सिग्मा बंध। इस तरह से HF अणु बनता है। हमने आपको बताया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो आप सोचेंगे कि यह बंध सहसंयोजक बंध है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, अतिव्यापन हुआ, बंध बना, वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के भाग लिए हैं। लेकिन इस अणु में एक विशेषता होती है कि हाइड्रोजन धन विद्युतीय होता है बहुत अधिक, और फ्लोरीन जो होता है पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 4 होता है। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बंध बनाता है तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में है इसकी विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता के कारण आंशिक रूप से अधिक किधर हो जाते हैं, फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन पर एक ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अब यह बंध आवेशित हो गया है, यह पूर्ण रूप से सहसंयोजी बंध नहीं है और इस अणु में एक गुण आ जाता है, उस गुण को हम बोलते हैं ध्रुवंता का गुण। तो ध्रुवंता कब आती है किसी सहसंयोजी बंध में, जैसे कार्बन और कार्बन ये दोनों समान विद्युत ऋणी है तो यहाँ सहसंयोजक 100% होगा। लेकिन एक कार्बन के साथ अगर क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अब यह कार्बन का बंध भी सहसंयोजक नहीं है क्योंकि इस कार्बन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा और आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा। तो कहने का मतलब, हम अगर चाहें तो प्रकृति में अगर अलग अलग दो अणुओं, अलग अलग एक अणु में अलग अलग 2 परमाणु हैं तो उसमें सहसंयोजक बंध के साथ भी हमको कुछ ध्रुवीय लक्षण या आयनिक लक्षण दिखेंगे। अगर परमाणु बिल्कुल समान है तो हमको सहसंयोजी बंध ही मिलेगा, लेकिन समान होते हुए भी जैसे कार्बन के साथ इधर क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इस कार्बन को प्रभावित करेगी और इसके कारण ये कार्बन कार्बन का सहसंयोजी बंध भी सहसंयोजी होते हुए भी इसमें विद्युत संयोजकता का गुण या इसी को हम आयनिक गुण कहते हैं, आयनिक गुण इसमें आ जाएगा। इसी को हम ध्रुवता का गुण, किसी अणु में कौन सा गुण भी पाया जाता है, सहसंयोजी यौगिक में ध्रुवता का गुण भी पाया जाता है। अगला हम एक और अणु का बनना देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन के अणु का बनना।
ऑक्सीजन के अणु का बनना अगर हम देखें तो ऑक्सीजन O2 कैसे बनेगा, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक में 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 है। अगर हम पहला ऑक्सीजन लिए, हमने इसका 2px बनाया, ये बंध में भाग नहीं लेंगे, ये वाला ही कक्षक का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें बंध होगा या अतिव्यापन होगा। ये हमारा हो गया 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरा हमने बना दिया ऑक्सीजन का 2py, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और तीसरा हमने ऑक्सीजन का बनाया 2pz, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हमारा ये जो 2pz है, ये 2pz दूसरे ऑक्सीजन के 2pz जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ अक्षीय अतिव्यापन करता है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच पहला अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बना। इस ऑक्सीजन दूसरे में भी 2px होगा, उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये उसका 2px है। अब देखिए इसका 2py, इस ऑक्सीजन का 2py जिसमें 1 लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन का 2py, दोनों साइड वाइज एक दूसरे से मिलेंगे और इसमें इस तरह से अतिव्यापन होगा जिसको हम पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। पार्श्व अतिव्यापन होगा इसलिए इसमें दूसरा बंध जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बनेगा वो पाई बंध होगा। तो इस तरह से जब ऑक्सीजन का अणु बनता है तो 2pz के कारण इसमें सिग्मा बंध बना, और 2py और 2py के कारण इसमें जो बंध बनता है उस बंध को हम क्या बंध कहते हैं, पाई बंध। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीजन के अणु में डबल बंध पाया जाता है। अगला हम उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन का। अगर हम नाइट्रोजन का बनना देखते हैं तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 होता है। परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 2 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। पहला नाइट्रोजन में इसका अगर p कक्षक लेते हैं, मान लीजिए px है, इस px में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा आपका py है, इस py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, py px, और तीसरा इसका pz है जिसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा नाइट्रोजन इसके पास आएगा, अपने px py, ये है गया px, ये इसका py और ये इसका pz। इस pz के बीच फिर से सिग्मा बंध बना। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में पहले एक अक्षीय अतिव्यापन हुआ, सिग्मा बंध बना। अब देखिए हमारे पास इसका px दिख रहा है, ये px, और दूसरा px हमारा है दूसरे नाइट्रोजन का। इन दोनों के बीच यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग या पार्श्व अतिव्यापन होगा और बंध का प्रकार हो जाएगा पाई। तो px और px से यहाँ बना पाई बंध। उसके बाद यहाँ फिर से देखते हैं, ये आपका है py, इसका भी ये py है। इन दोनों के बीच भी अतिव्यापन होगा और यह अतिव्यापन पार्श्ववर्ती होगा, और इससे भी जो बंध बनेगा वह बंध कैसा होगा,
पाई बंध, क्योंकि पार्श्व से मिले हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अणु बनते हैं और ऑक्सीजन में डबल बंध होता है जिसमें एक सिग्मा बंध और दूसरा पाई बंध होता है। नाइट्रोजन के अणु में 3 बंध होते हैं जिसमें से एक सिग्मा बंध होता है और 2 कैसे बंध होते हैं आपके पाई बंध। इसके अतिरिक्त आपके अगले 12वीं कक्षा में और आगे संकरण है। तो संकरण इसमें से एक और प्रकार होता है sp3d संकरण और दूसरा प्रकार होता है sp2d संकरण। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। sp3d संकरण और sp3d2 संकरण के बारे में आप विस्तार से और sp3d3 संकरण के बारे में आप 12वीं में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ मुख्य बिंदु हम चर्चा करते हैं। पहला हम आपको बता रहे हैं sp3d3 sp3d संकरण। sp3d कितने हुए? 1 2 3 और 1 4 और ये क्या हो गया आपका 5। कितने अणु कितने है इसमें? संकरण में कितने कक्षक हैं? एक S 3 P और एक D। टोटल कितने हुए? 5। इसका उदाहरण आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये 5 वाला है, मतलब इसमें संकरण का प्रकार हो सकता है sp3d। चूंकि ये 5 कक्षक है, इसमें हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं तो 1s2 2s 2 2p 6 3 परमाणु क्रमांक लेते हैं 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 और 3d होता है इसमें 0। अगर अंतिम कक्ष को देखें हम तो ये हो गया आपका 3s, ये हो गया हमारा 3p और आखिरी का हो गया 5 कक्षक का बना होता है। याद रखेंगे S, आप लोगों ने पाठ में पढ़ा होगा कि S कक्षक 1 कक्षक का होता है, P उपकोष 3 कक्षक का होता है और D होता है वह 5 कक्षक का होता है। 1 2 3 4 5। इसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन 3p में भरते हैं। जब यहाँ पे उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित अवस्था में 3s का एक इलेक्ट्रॉन कूदकर कूदकर 3d में चला जाता है उत्तेजित होकर, और इस तरह से 3p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में भी 1 इलेक्ट्रॉन। कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 और 5। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे पांचों आपस में संकरित हो जाते हैं और ये संकरण जो हो जाता है इसको कहते हैं हम sp3d संकरित कक्षक बनाते हैं और इसमें कुल 5 कक्षक बनते हैं। पहला कक्षक बड़ा लोब छोटा लोब 1 कक्षक हुआ, यह हो गया इसका दूसरा कक्षक sp3d, तीसरा sp3d कक्षक और चौथा sp3d कक्षक और यहाँ पे रहता है आपका 5वां sp3d कक्षक। अगर हम इसकी आकृति को लें तो देखिए ये हो गया त्रिकोणीय, एक त्रिकोणीय और ये दोनों लोब ऊपर और नीचे हैं तो इसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय, एक ऊपर और एक नीचे। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें हम फिर से देखते हैं इसका त्रिकोणीय समतली का आसान चित्र। यह हो गया त्रिकोणीय समतली, लेकिन यहाँ पे 2 लोब ऊपर और नीचे हैं तो ये द्विपिरामिडल हो गया। 2 लोब इस समतल के ऊपर
और नीचे हैं, तो इस आकृति को, बीच में आपका फास्फोरस है, इस आकृति को कहा जाता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। इस आकृति का नाम है त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। और यहाँ पे क्लोरीन जो होता है वह अपने 2pz ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बंध बनाता है, अक्षीय अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बंध बनाता है। यहाँ पे अगर हम कोण की संख्या देखते हैं तो पहला लेते हैं इसका प्रकार कैसा था, sp3d। 5 है, देख लीजिए 3 4 5, यहाँ पे भी जुड़ने वाले परमाणु की संख्या देखिए 1 2 3 4 5। अगला लेते हैं हम इसका आकृति, तो इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। द्वि इसलिए कहा गया क्योंकि क्लोरीन, 2 क्लोरीन, एक ऊपर, जैसे आपका एक प्लेन है उसमें एक ऊपर और एक नीचे होता है। इसकी आकृति जो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। कोण इसमें 2 तरह का होता है, अभी तक आपने सब संकरण में एक कोण देखा था। इसमें आपका 2 कोण होता है, 90 अंश के 3 कोण होते हैं। इसमें कोण 2 तरह का होता है, 90 अंश के 3 कोण और 2 120 अंश का कोण पाया जाता है। 120 अंश के 2 कोण। सारे बंध सिग्मा हैं, बंध की संख्या सभी बंध कैसे होते हैं, सिग्मा बंध। 5 सिग्मा बंध इसमें देखने को मिलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अगर हम इसके प्रतिशत की बात करते हैं तो 1 3 और 1 4 और 1 5, तो S कैरेक्टर लक्षण जो होता है, S आपका 20% होता है, P आपके 60% रहता है और D केवल 1 है, इसलिए इसका भी प्रतिशत 20% रहता है। इस तरह से यह संरचना होती है sp3d संकरण में PCl5 की। आकृति देख लीजिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। इसमें अगर हम अगला संकरण देखना चाहें, sp3d2 संकरण, जिसमें एक हम उदाहरण ले सकते हैं सामान्य सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3px2 3py1 3pz1। गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 13 14 15 और 16। यहाँ पे 3d भी रहता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं पाए जाते। मूल अवस्था में देखें, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 3d में 5 का है ये 3d, 1 2 3 4 और 5, तो
3D में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। जब इसका हम उत्तेजित अवस्था लेते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक लोन पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉन 3s में है और एक युग्मित इलेक्ट्रॉन 3px में है। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन 3s का उत्तेजित होकर 3D में चले जाता है और 3px का भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3D में चले जाता है। अब 3s का एक 3p के 3 और 3D के 2 कक्षक आपस में संकरित हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जिसको हम बोलते हैं sp3d2 संकरित कक्षक। इसके साथ 3 असंकरित कक्षक भी उपस्थित रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। सारे संकरित कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब 6 संकरित कक्षक बनेंगे। इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। इसकी आकृति जो बनती है उसके आधार पर बीच में आपका रहता है सल्फर। इसका एक संकरित कक्षक, दूसरा संकरित कक्षक, तीसरा संकरित कक्षक, चौथा संकरित कक्षक, पांचवा संकरित कक्षक और ये हो गया इसका 6वां संकरित कक्षक। कुल इसमें 6 संकरित कक्षक होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक है और इसमें भी और इसमें। सबके साथ फ्लोरीन का 2pz, फ्लोरीन का 2pz इस तरह से सभी के साथ अक्षीय अतिव्यापन करेगा। ये होता है फ्लोरीन का 2pz। अगर हम इसकी दूसरी संरचना लें तो अच्छे से और बता सकते हैं हम। हमने इसको ऐसा लिया, बीच में आपका था सल्फर, एक फ्लोरीन के साथ सिग्मा बंध 2pz के साथ, दूसरे फ्लोरीन के 2pz के साथ सिग्मा बंध, तीसरे फ्लोरीन के 2pz के साथ सिग्मा बंध अक्षीय अतिव्यापन से, तीसरे फ्लोरीन के बाद चौथे फ्लोरीन से भी यह सिग्मा बंध बनाता है और 2 इस प्लेन के ऊपर और नीचे रहते हैं, चौथा फ्लोरीन और 5वां और 6वां। 1 2 3 4 इसे हम 5वां कहते हैं और इसे हम 6वां। जैसे गिनते हैं तो इसे पहला दिया जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये होता है आपका 6वां। पहला और 6वां ऊपर नीचे होते हैं। तो आकृति, इस आकृति को कहा जाता है अष्टफलकी और इसमें कोण याद रखेंगे 90 अंश का होता है। सारे कोण कैसे होते हैं? 90 अंश का। तो हम फिर से देखते हैं। इस संकरण का प्रकार था sp3d2। अणु का नाम था सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। यहाँ गिन लीजिए 6 है, 3 4 5 6, 1 3 और 1 4 5 6 और SF6 बनता है। इस तरह से संकरण है। इस अवधारणा ने बहुत सारे परमाणुओं की संरचना को बताया। आपकी पुस्तक में एक सारणी दी गई है, उसमें भी बहुत सारे अणुओं के संकरण को और उसमें बंध कोण को बताया गया है। सारे किस तरह के संकरण होते हैं, संकरण के प्रकार और उनके बहुत सारे उदाहरण हैं। इनको परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है। इसे आप तैयार करेंगे और इस संकरण से संबंधित जो कोण है, बंध कोण, प्रकार और इसकी संरचना, इसे आप ध्यान देंगे। धन्यवाद।